गुड मॉर्निंग हरी, बबलू, पूनम, मिथिलेश, प्रिंस, बी आर चौहान, रामदर्श, राकेश, चंपारणी, सुमित, बबलू, मोहन, सोनिस, अमित, मोहर, कमलेश, अभिषेक, दीपक, अभिलाष, अवनीश यादव, कुमार, ज्ञानेश, तेजवीर, रविंद्र, शशि, मोहन रेड्डी, भोरिल, पंकज, एमडी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग संजीव, अनामिका मिश्रा, पंकज, हरी, दीपक, गिरिराज। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्पीडोमीटर स्पीडोमीटर में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, टेक्निकल प्रॉब्लम है स्पीडोमीटर में, इसीलिए स्पीडोमीटर नहीं लग पा रहा है। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे ही वो रिजॉल्व होगी प्रॉब्लम तो स्पीडोमीटर लग जाएगा। ठीक है, छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। इंडियन रीजनिंग गुरु के चरणों में सादर प्रणाम। सुनील, हाँ जी। तो स्पीडोमीटर अभी सारी वीडियो से हट चुका है, टेक्निकल इशू है, जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे कैलेंडर। आज मैं आप लोगों को ना कैलेंडर देखना सिखा दूं, ठीक है भाई। कैलेंडर देखना भी आप लोगों को आना चाहिए। वैसे तो हम डेली देखते हैं कैलेंडर को, है ना। यू आर द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रीजनिंग, विजार्ड ऑफ रीजनिंग, गॉड ऑफ रीजनिंग के चरणों को इस पर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। दीपक, एम रेड्डी, सुमित, विनय, राजेश्वरी, विशाल, आनंद, प्रिंस, विवेक, अनवर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो आज हम सीखेंगे कैलेंडर देखना। हाँ, और जो कैलेंडर टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी रहेगा क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में ये प्रैक्टिकल है एकदम चैप्टर, क्योंकि जो भी हम कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो सब चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हालांकि रीजनिंग के सारे चैप्टर ही ऐसे हैं इंटरेस्टिंग जो प्रैक्टिकली है ना जी। बिल्कुल संजीव, डेफिनेटली आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। सर आप हमारे गांव में आ जाओ पढ़ाने, मेरे घर पर रख लूंगा सर। अच्छा जी, मतलब अगर आपके घर आ गए, हम आपके गांव आ गए तो सिर्फ आपके गांव वालों को पढ़ा पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ से हम पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश को पढ़ा रहे हैं। तो अच्छी बात कौन सी है, पूरे देश को पढ़ाएं या सिर्फ आपके गांव को पढ़ाएं, बताओ बेटा। है, यस। चलिए भाई, तो मुझे एक बात बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में बिल्कुल बेटा विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक भी हम विदाउट पेन और विदाउट पेपर ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगी। हम डेली लाइफ में कैलेंडर देखते जरूर हैं, लेकिन हमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? सर एक साल में 365 दिन होते हैं, है। लेकिन कभी कभी सर एक साल में 366 दिन भी होते हैं। और जब 365 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। और जब 366 दिन होते हैं तो उस वर्ष को हम बोलते हैं लीप ईयर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष को हम कहीं कहीं हिंदी में अधिवर्ष भी सुनने को हमें मिल सकता है। ठीक है, लीप वर्ष या अधिवर्ष। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब 366 दिन होते हैं तो ये एक दिन जो एक्स्ट्रा होता है वो किस मंथ में होता है भाई? नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की नहीं, 28 दिन की होती है। लेकिन जब लीप ईयर आता है तो फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फरवरी के महीने में होता है, बाकी किसी और महीने में नहीं होता। ठीक है भाई, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। अच्छा, अगर कोई भी ईयर है, जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे नॉर्मल और लीप ईयर के, ठीक है, नॉर्मल और लीप ईयर के, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलो आप लोग भी मेरे साथ साथ इन एग्जाम्पल्स को लिखते जाओ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 2012। अब हमें पता लगाना है कि जो 2012 है वो लीप वर्ष है
या वो साधारण वर्ष है, 2012 नॉर्मल ईयर है या एक लीप ईयर है 2012। तो अगर हम 2012 देखें तो हम सभी को पता है कि सर 2012 एक लीप ईयर है और इसमें फरवरी थी 29 दिन की। देखो लीप ईयर होने का मतलब सिर्फ इतना है कि फरवरी 29 दिन की होगी। कैसे पता चला 2012 लीप ईयर है? सर हमने 4 से भाग दिया, क्योंकि हमें बचपन से पता है कि अगर हम 4 से भाग दें किसी भी वर्ष को और अगर 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो वर्ष एक लीप ईयर होती है। कहने का मतलब है अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, 4 से भाग देने के बाद अगर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वो वर्ष एक लीप वर्ष कहलाती है। अच्छा, जब हम 4 से भाग देते हैं ना तो हमें पूरे नंबर में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, हम आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है लास्ट 2 डिजिट। अगर आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा। और देखो 12 में 4 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसीलिए 2012 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष होने का सिंपल इतना मीनिंग है कि इसमें फरवरी 28 की जगह 29 दिन की थी। ठीक है, अच्छा, तो ये एक लीप ईयर है 2012। अब आ जाओ सेकंड एग्जाम्पल पर, 1992। क्या 1992 एक लीप ईयर है? सर डेफिनेटली। 92 भी 4 से डिविजिबल है और इसमें भी फरवरी 29 दिन की है, क्योंकि ये भी एक लीप वर्ष थी, इसमें भी फरवरी 29 दिन की ही आई थी। अब बताओ बेटा 1882, क्या 1882 एक लीप ईयर है? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं है। और इसमें जो फरवरी आई थी वो सर 28 दिन की थी, ना कि 29 दिन की। अब मुझे एक बात बताओ, 1800, क्या 1800 में 4 से भाग जाएगा? क्या 1800 में 4 से भाग जाएगा? अगर हम 1800 को 4 से भाग दें तो 4 से भाग जाएगा? सर 1800 में 4 से बिल्कुल भाग जाएगा कासिम, बिल्कुल जाएगा 1800 में 4 से भाग। तो अगर 1800 में 4 से भाग जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग 1800 एक लीप वर्ष होना चाहिए, होना चाहिए ना हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन बेटा तुम्हारे चाहने से क्या होता है? तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। बेसिकली 1800 एक सेंचुरी ईयर है, एक शताब्दी वर्ष, इसको बोलते हैं बेटा सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष हिंदी में इसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। और कोई भी सेंचुरी ईयर लीप सेंचुरी ईयर है या नहीं है ये पता चलता है हमें 4 से नहीं 400 से भाग देकर। अगर 400 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, यानी कि 400 से अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तब जाके तब जाके तब जाके ये एक लीप वर्ष कहलाएगी। अब जरा सोचो बेटा, क्या 1800 में 400 से भाग जाएगा? सर 1800 में 400 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये एक लीप वर्ष नहीं थी। और इसमें जो फरवरी आई थी वो 28 दिन की थी, ना कि 29 दिन की। ठीक है, 1800 बेटा एक लीप ईयर नहीं थी। अंतिम 2 अंक में भाग कहां जाएगा? अरे बेटा, अरे मेरी जान अनिल बेटा, 4 से जब हम भाग देते हैं ना तो पूरे नंबर में हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर हम आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दें और 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे 4 तिया 12 पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब 2012 एक लीप वर्ष है। देखो 92 को 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा भाग चला गया, इसीलिए 1992 भी एक लीप ईयर है। लेकिन 82 को 4 से डिवाइड करो, भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 1882 एक लीप ईयर नहीं है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी ईयर की। अब हम बात करते हैं बेटा सेंचुरी ईयर की। कोई भी सेंचुरी ईयर, कोई भी शताब्दी वर्ष, कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप वर्ष कब कहलाती है? कोई भी शताब्दी वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष कब कहलाती है? वो तब कहलाती है जब उसमें 4 से नहीं 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 1800 एक शताब्दी वर्ष है, इसको चेक करने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा, ना कि 4 से। तो हम यहाँ पर 4 से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरे यार अजय, मैंने बता तो दिया स्पीडोमीटर में टेक्निकल इशू है,
है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। आप लोग चिंता ना करें, सभी वीडियो से स्पीडोमीटर हट चुका है, लेकिन जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच सुनील। चलिए, अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, लीप ईयर के बारे में हमने क्या सुना है? सर लीप ईयर के बारे में हमने सुना है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आती है, यही सुना ना लीप ईयर के बारे में? सर जो लीप ईयर होती है वो हर 4 साल बाद आती है। अब चलो आज हम देखेंगे क्या हमने सही सुना है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ बेटा, 1800 तो एक लीप ईयर नहीं है, 2000 एक लीप ईयर है क्योंकि ये भी एक शताब्दी है। और सर 2000 में 400 से पूरा पूरा भाग जाएगा, इसीलिए बेटा 2000 एक लीप ईयर थी और इसमें फरवरी 29 दिन की थी। ठीक है, 2000 लीप ईयर क्यों थी? इसमें 4 से भाग गया इसीलिए नहीं, इसमें पूरा पूरा 400 से भाग गया, इसीलिए 2000 एक लीप वर्ष थी। अच्छा अगर हमारे सामने 1900 आती ना तो हमें ये बात पहले ही पता चल जाती, क्योंकि 1900 में 400 से भाग नहीं जाएगा और 1900 एक लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 28 दिन की थी, इसमें फरवरी 28 दिन की थी। तो कहने का मतलब है जब भी शताब्दी वर्ष आए उसको चेक करने के लिए हम 400 से भाग देते हैं, और अगर वैसा ही वर्ष हो तो हम सीधा 4 से भाग देते हैं। तो ये कंसेप्ट था लीप ईयर को पहचानने का। ठीक है, अच्छा अब मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है। हमने बचपन से ऐसे ही सुना है ना, हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है ना, जैसे 2004, फिर 2008, फिर 2012, फिर 2016, फिर 2020, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, 1996 सॉरी 1896 जो वर्ष थी, क्या ये एक लीप वर्ष थी 1896? सर डेफिनेटली, सर 1896 डेफिनेटली एक लीप वर्ष थी, 1896 डेफिनेटली एक लीप वर्ष थी, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 4 से भाग चला गया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ठीक 4 साल बाद आएगी 1900, इसके ठीक 4 साल बाद आएगी 1900। क्या 1900 एक लीप ईयर है? क्या 1900 वर्ष एक लीप वर्ष है? सर नहीं, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। इसके ठीक 4 साल बाद 1904, क्या 1904 एक लीप ईयर है? बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ, 2 लीप ईयर के बीच में कितने साल का अंतर आ गया? सर 2 लीप ईयर के बीच में अंतर आ गया 8 साल का, 2 लीप ईयर के बीच में अंतर आ गया 8 साल का। तो मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा था कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार 2 लीप ईयर के बीच में 4 साल का ही अंतर हो, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ जाता है। और ये 8 साल का अंतर कब आता है 2 लीप ईयर के बीच में? सर ये 8 साल का अंतर तब आता है जब बीच में वो शताब्दी आ जाए जो लीप ना हो, जब बीच में वो शताब्दी आ जाए जो लीप ना हो। तो कभी कभी 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का भी अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, 2 लीप ईयर के बीच में 8 साल का अंतर कब आएगा? जब बीच में वो शताब्दी आ जाए जो लीप शताब्दी ना हो। अच्छा अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा और जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से। ठीक है बिल्कुल दशरथ कर देंगे, आज कर दूंगा मैं। ठीक है, आज कर दूंगा। थैंक यू सो मच दीप। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ क्यों जाता है? हर 4 साल बाद क्यों एक दिन बढ़ता है? मतलब लीप ईयर क्यों आता है हर 4 साल बाद? 366 दिन कहां से आ जाते हैं? जब हर साल में 365 दिन होते हैं तो हर 4 साल बाद 366 दिन क्यों होते हैं? द वे ऑफ योर टीचिंग इज माइंड ब्लोइंग सर। इतना यूनिक लॉजिक कहां से लाते हैं सर आप? आई एम योर ह्यूज फैन सर, लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हर 4 साल में एक दिन क्यों एक्स्ट्रा होता है, क्यों उसको बढ़ाया जाता है? एक जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि भाई कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो कंसेप्ट हैं वो हमें बचपन से ही पता होने चाहिए, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं हम ये टॉपिक। कभी सोचा आपने सर? हाँ, चलिए, आप लोगों ने बोला कि सर एक्चुअली होता ये है कि एक साल में ना
365 दिन नहीं होते हैं। एग्जैक्टली सर 365 दिन 6 घंटे होते हैं। अब हम करते क्या है, जब कैलेंडर हमारा शुरू हुआ तो एक साल में 365 दिन 6 घंटे आए, लेकिन हमने 365 दिन को अपने पास रखा और इसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा 6 ही तो घंटे हैं, इसको छोड़ दो, सिर्फ 365 दिन मानो एक साल में। अच्छा, फिर जब दूसरी साल आई तो फिर से 365 दिन, फिर से 365 दिन 6 घंटे आए, तो फिर हमने 365 दिन रखे, 6 घंटे छोड़ दिए। फिर जब तीसरी साल आई तो फिर से 365 दिन 6 घंटे आए, है ना। फिर हमने क्या किया, फिर हमने 365 दिन रखे, 6 घंटे छोड़ दिए। फिर जब चौथी साल आई तो फिर से 365 दिन 6 घंटे मिले हमें। लेकिन अब हमने जब 365 दिन लिए और जब हमने 6 घंटे छोड़ने की कोशिश करी, तो जो हम पुराने 6 घंटे छोड़ते आ रहे थे वो मिलके पूरे 24 घंटे बना देते हैं, यानी कि उन्होंने पूरा एक दिन बना दिया। तो इसीलिए चौथी वर्ष में हमें टोटल दिन कंसीडर करने पड़े 366, 365 ये और ये कुल मिला के 24। तो हमें चौथी साल में 366 दिन कंसीडर करने पड़े, क्योंकि हर साल में 6-6 घंटे एक्स्ट्रा आ रहे थे। इतनी बात आप लोगों को पता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को कुछ अलग बताऊंगा। पता है क्या अलग बताऊंगा? मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा हो रहा है हर साल में, तो जब 1896 से 1900 तक पहुंचे, तो जब ये 4 साल व्यतीत हुए, तो यहां पर वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? अब वो 6 घंटे कहां गए जो हर साल आ रहे थे? अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये क्वेश्चन है मेरा। अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ाया गया? ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन ये बताओ अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? भाई हर साल में एक दिन बढ़ना चाहिए ना था, अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा? अब बताओ, अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ना? ध्रुव ज्योति, हाँ यही मेरा डाउट था। तो अब इस डाउट को क्लियर करो बेटा कि अब वो एक दिन क्यों नहीं बढ़ा। हाँ जी। अरे तो सेंचुरी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जब हर साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो 1896 में हमने 366 दिन लिए, 97 में 6 घंटे मिले, 98 में 6 घंटे मिले, 99 में 6 घंटे मिले, तो 1900 में वो 6 घंटे मिलकर एक दिन क्यों नहीं बढ़े? देखो अब मैं आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट कंसेप्ट समझाता हूं, एग्जैक्टली होता क्या है। देखो एग्जैक्टली, अरे 365 दिन बेटा मानते क्यों है? कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे, कोई रीजन तो होगा। जब हर हर एक साल में ये 6-6 घंटे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो हर 4 साल बाद 24 घंटे बढ़ने चाहिए। तो अब 4 साल में 24 घंटे क्यों नहीं बढ़े? देखो अब मैं आपको रीजन बताता हूं इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि 365 दिन 6 घंटे नहीं होते हैं बेटा। एक साल में 365 दिन 6 घंटे नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली होता यह है 5 घंटे 42 मिनट कुछ सेकंड। हाँ हरी बता रहे हैं कि सर 5 घंटे 42 मिनट 46 सेकंड होते हैं। हरी का कहना है सर 5 घंटे 42 मिनट 46 सेकंड होते हैं। एग्जैक्टली एक साल में 365 प्लस 5 घंटे 42 मिनट समथिंग होते हैं, तो ये पूरे 6 घंटे नहीं होते। तो हर बार ये एक्स्ट्रा आएगा, तो जब हर बार ये एक्स्ट्रा आएगा तो चौथी साल में ये पूरे 24 घंटे नहीं बनाते, ये 23 घंटे कुछ मिनट बनाते हैं। ये 23 घंटे कुछ मिनट बनाते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं कि इनको पूरा 24 घंटे मान लेते हैं, और पूरा 24 घंटे मानकर हम एक दिन बढ़ा देते हैं। लेकिन हमें पता है कि कुछ मिनट की यहां पर कमी है, कुछ घंटों की, कुछ मिनट की यहां पर कमी रह गई, लेकिन उस कमी को हम नजरअंदाज करते हुए पूरे 24 घंटे मान लेते हैं और पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है कि जब हर 4 साल बाद ये दिन बढ़ाया जाता है, तो हर 4 साल में कुछ मिनट की कमी रह जाती है, हर 4 साल में कुछ मिनट की कमी रह जाती है, कुछ घंटों की कमी रह गई। अब जैसे ही 100 साल हमारे बीते, हमने ये 96 वर्ष तक दिन बढ़ाए, जैसे ही हमारे 100 साल आए,
तो हुआ क्या, ये जो कुछ मिनट की कमी होती आ रही थी, ये पूरी कमी 24 घंटे की कर देती है। 24 घंटे की कमी होती है 100 वर्ष में, इसीलिए 100वीं वर्ष में उस दिन को बढ़ाया नहीं गया, और 100वीं वर्ष हो गई एक शताब्दी। तो कहने का मतलब है उस शताब्दी में उस दिन को बढ़ाया नहीं गया, और वो दिन बढ़ा सीधे 400 साल बाद। तो ये सारी चीजें ना अर्थ की रोटेशन पर बेस्ड हैं, अराउंड सन। एग्जैक्टली मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है कि क्यों हर 4 साल में एक दिन बढ़ता है और क्यों 100वीं वर्ष में वो दिन नहीं बढ़ा। ठीक है, एक रफली आइडिया दिया मैंने, क्योंकि 4 साल में जब वो एक दिन बढ़ाया गया तो वो पूरे 24 घंटे नहीं थे, वो 24 घंटे में कुछ कमी थी, और वो जो कमी थी ना वो पूरे 100 साल में एक दिन की कमी हो गई, इसीलिए 100वीं वर्ष में उस दिन को बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को रफली आइडिया एक समझ आ गया होगा कि ये कंसेप्ट क्या था, कि क्यों हर 4 साल में एक दिन बढ़ा और क्यों 100 वर्ष में वो दिन बढ़ा नहीं। ठीक है, चलिए, और वो सीधा दिन बढ़ा 400 साल बाद। तो अब बस आप लोग, हाँ जी, ग्रेट सर, मजा आ गया। हाँ, अब आप लोग सीधा सा ना कंसेप्ट याद रखना हमेशा, कि लीप ईयर को पहचानने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। हाँ बेटा, 2000 सेंचुरी है ना, फिर वो सीधा दिन बढ़ा 400 साल बाद, तो ये सब कुछ ना अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो 100वीं वर्ष में जो दिन कम हुआ वो पूरे 24 घंटे कम नहीं हुए, वो 23 घंटे कम हुए, लेकिन हमने 24 घंटे कम कर दिए, तो वहां से भी वो एक दिन हमारे पास फालतू आ गया। तो फिर जब 400 साल बाद बीते तो 400 साल में वो दिन कम नहीं हुआ, इसलिए वो 400वीं वर्ष में दिन बढ़ गया। तो ये सब कुछ अर्थ की रोटेशन से रिलेटेड है, जिसका रफली आइडिया मैंने आपको दिया। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही पूछा जाएगा कि लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं, लीप ईयर को पहचानना आना चाहिए। और लीप ईयर को पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक ये है, लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो 4 से भाग करते हैं या फिर 400 से भाग करते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी, तो लीप ईयर को पहचानने के लिए या तो हम 4 से भाग करते हैं या 400 से भाग करते हैं। चलिए, तो जो कंसेप्ट हमने सीखा लीप ईयर को पहचानने का, उस कंसेप्ट के बेसिस पर अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो, सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन आउट। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट। ऑप्शन ए 1882, सेकंड ऑप्शन 1800, थर्ड ऑप्शन 1992, फोर्थ ऑप्शन 1900। फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए। सर ऐसा तो कभी किसी ने नहीं पढ़ाया था हरदेव, तभी तो बेटा आप यहां पर हो। एनिमल मैन प्लानेट का वेन डायग्राम क्या होगा? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को सत्यम बताया था कि कुछ क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन के बेसिस पर ही होंगे। ठीक है, वैसे तो बेटा मैन और एनिमल अलग अलग हैं प्लानेट पर, मैन एनिमल, लेकिन बायोलॉजिकल अगर हम सोचें, साइंस के बेसिस पे सोचें, तो ऑल मैन आर एनिमल और सभी एनिमल प्लानेट पर हैं। तो अगर मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तो हमें इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं वो ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, वैसे तो मैन और एनिमल अलग अलग हैं, लेकिन बायोलॉजिकल और साइंस के बेसिस पर अगर हम देखें तो मैन एनिमल ही है। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है, वेरी गुड। देखो अब इन चारों में से ऑड क्या है? सर 1992। क्यों? क्योंकि अकेला यही एक लीप वर्ष है, बाकी कोई भी लीप वर्ष नहीं है। बाकी ना तो ये लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा। सर ये भी लीप ईयर नहीं है क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। सर ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें भी 400 से भाग नहीं जाएगा। तो 1992 हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 1992, क्योंकि यही एक लीप ईयर है, बाकी सब और नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर, है ना। 2 तरह के कैलेंडर हैं
जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हालांकि हम सिर्फ एक ही कैलेंडर यूज करते हैं, हो सकता है आपकी माताएं बहनें दूसरा कैलेंडर यूज करती हों और उस कैलेंडर का नाम है हिंदू हिंदू कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर। एक तो ये होता बेटा अंग्रेजी कैलेंडर, जो हम चैप्टर सीख रहे हैं वो अंग्रेजी कैलेंडर है। एक होता है हिंदी कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर, और उस हिंदी कैलेंडर का नाम है पंचांग, जो हमारे पंडित जी यूज करते हैं। हालांकि आजकल तो पंडित जी भी इतने हाईटेक हो गए हैं कि वो भी इसी कैलेंडर का यूज करते हैं, क्योंकि वो भी लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, है ना। तो वो भी पंचांग वंचांग नहीं देखते आज तक पंडित जी, वो भी इसी कैलेंडर का यूज करते हैं। लेकिन देखो बेटा, जितने भी हमारे, है ना, जो, अब बताओ मुझे इन दोनों कैलेंडर में डिफरेंस क्या है, हिंदी कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर। पंचांग और जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं, इन दोनों कैलेंडर में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है इन दोनों कैलेंडर में। आप लोगों को पता है हमारे अकॉर्डिंग महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च, जबकि पंचांग के अकॉर्डिंग जो महीने होते हैं वो क्या होते हैं, चैत्र, वैशाख, फागुन मास, है ना, जेठ। ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं महीने, चैत्र वैशाख फागुन जेठ, मतलब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, थोड़ा सा आइडिया है मुझे। अब मुझे बताओ इन दोनों कैलेंडर में अंतर क्या होता है। एक छोटी सी आपको जनरल नॉलेज में यहां पर दूंगा। अरे ग्रिगोरियन ने बनाया था ये कैलेंडर, वो तो सब पता है, ये हिस्ट्री आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। आप ये बताओ, वही मैं समझाऊंगा सोनिस वेस्ट कौन सा कैलेंडर है, सारी बातें आप लोगों को पता चल जाएंगी। बस जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज मुझे ये बताओ इन दोनों कैलेंडर में डिफरेंस क्या होता है। विशाल, हिंदू कैलेंडर जो हम पंचांग है और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, इन दोनों कैलेंडर में क्या अंतर है। देखो इन दोनों कैलेंडर में मैं बताता हूं डिफरेंस क्या है। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज नोट की है कि जो आपकी राशि होती है, राशि, आपकी जो राशि होती है, आपको पता है आपकी दो राशि होती हैं, दो राशि होती है ना, एक तो होती है आपकी नाम के अकॉर्डिंग, एक राशि होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और ये दोनों ही राशियां अलग अलग होती हैं, नाम के अकॉर्डिंग राशि अलग होती है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग राशि अलग होती है। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है ना, वो हमारे इंग्लिश कैलेंडर के बेसिस पर है, और जो नाम के अकॉर्डिंग राशि होती है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के बेसिस पर है, नाम। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो नाम वाली राशि होती है उसको हम बोलते क्या है। सर जो नाम वाली राशि होती है उसको हम बोलते हैं मून साइन, बोलते हैं ना मून साइन। और जो सर हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली राशि होती है उसको हम बोलते हैं सन साइन, बोलते हैं ना सन साइन। इसका मतलब ये है जो इंग्लिश कैलेंडर है वो सन पर बेस्ड है, सूर्य पर। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगा रही है उसके बेसिस पर इस कैलेंडर का निर्माण हुआ, इंग्लिश कैलेंडर का। और जो नाम के अकॉर्डिंग राशि होती है वो होती है मून साइन। तो जो हिंदू कैलेंडर है बेटा वो चंद्रमा के बेसिस पर है, कि जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। इंग्लिश कैलेंडर सन पर आधारित है, हिंदू कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। यही दो देवता हैं हमारे, है ना, चंद्र और सूर्य। अब आप लोगों ने कभी नोटिस किया है हिंदू कैलेंडर जो होता है उसमें अमावस्या के से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन का स्लॉट होता है। तभी तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कभी 28 दिन का महीना होता है, कभी 30 दिन का महीना होता है, कभी 35 दिन का महीना होता है, कभी 25 दिन का महीना होता है, क्योंकि वो चंद्रमा की रोटेशन पर बेस्ड है। मतलब चंद्रमा जब अमावस्या में बिल्कुल छिप जाता है, पूर्णिमा में पूरा दिखता है, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो स्लॉट होता है वो 15 दिन का स्लॉट मान लेते हैं हिंदू कैलेंडर में। तो वो 15-15 दिन का स्लॉट होता है, फिर एकादशी आती है, द्वादशी, त्रासी, ऐसे करके चलता है। तो वो सब चंद्रमा के बेसिस पर होता है। तो जितने भी हमारे हिंदू फेस्टिवल हैं, हिंदू फेस्टिवल, उनकी डेट क्यों चेंज होती है, क्योंकि वो चंद्रमा की रोटेशन पर निर्भर करते हैं। हिंदू जितने भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, जितने भी त्योहार होते हैं, उनकी जो डेट है वो अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि वो चंद्रमा पर निर्भर करती है। ठीक है, यस। तो ये इंफॉर्मेशन है। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक ऐगन पूष फागुन, हाँ ये सुनील ने सारे महीने लिख के भेजे, लेकिन हमें इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे तो बस ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि हिंदू और, क्योंकि देखो आजकल केबीसी आप लोग देखते हो तो केबीसी में भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो पता चले आप में से कल को कोई केबीसी में पहुंच जाए तो वहां ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यस, चलिए
तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, तो आप लोगों को देना मुझे जरूरी लगता था कि पता होना चाहिए कि हम जो कैलेंडर सीख रहे हैं वो सन के पर बेस्ड है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, और जो हमारी माताएं बहनें जो घर पे कैलेंडर देखती हैं, हिंदू कैलेंडर अगर वो देखती हैं पंचांग, तो वो चंद्रमा की रोटेशन पर बेस्ड होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है। तभी हमारी दो राशि बनी है, मून साइन और सन साइन। ठीक है। हाँ, 14 जनवरी मकर संक्रांति फिक्स्ड होती है। सिर्फ एक त्योहार है मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को फिक्स्ड होता है, लेकिन इस बार आप लोगों को पता है मकर संक्रांति 13 जनवरी को भी मनाई गई थी इस साल। तो इस साल मकर संक्रांति की भी डेट चेंज कर दी थी। हाँ मोनू, अरे यार स्पीडोमीटर, अब तुम बार बार आओगे मुझसे यही बात पूछने क्लास के बीच में, तो मैं कैसे यहाँ लिख दूं कि देयर इज अ टेक्निकल इश्यू ड्यू टू सम प्रॉब्लम, है ना। स्पीडोमीटर की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा रहा है, जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी, आप लोग चिंता ना करें। अब आप बार बार आके ये क्वेश्चन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा। स्टार्टिंग से ही मैं यही बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ, अरे कुछ देखो, कुछ कुछ है त्योहार जिनको फिक्स कर दिया गया है डेट के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी हैं, मतलब 99% जितने भी फेस्टिवल हैं वो चेंज होते हैं, वो मून पर ही बेस्ड होते हैं। कुछ हैं जिनकी डेट फिक्स कर दी गई है। विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है सर। चलिए, हाँ जी, तो इस चैप्टर में एक कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि लीप ईयर क्या होता है, व्हाट इज लीप ईयर, और लीप ईयर को पहचानना भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ, अब हम चलते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ, इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ। और दूसरा कंसेप्ट है कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, ये कैसे पता चलेगा कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। जैसे बेटा, जब कैलेंडर में पहले 5 साल बीते, जब कैलेंडर में पहले 5 साल बीते, तो पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए थे ये बताओ। जब कैलेंडर में पहले 5 साल बीते तो पहले 5 साल में कितने लीप ईयर आए थे। सर पहले 5 साल में सिर्फ एक लीप ईयर आया था, वो भी चौथा वर्ष। मेरे साथ साथ बेटा नोट करते जाना, ठीक है। टाइम नहीं दूंगा मैं लिखने का, साथ की साथ ही नोट करते जाना। कमेंट करो मत करो लेकिन नोट जरूर करो। पहले 10 साल में कितने लीप ईयर बीते। सर पहले 10 साल में 2 लीप ईयर बीते, पहले 10 साल में 2 लीप ईयर बीते। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 10 साल में तो 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखो 2003 से लेकर 2013 कितने साल का अंतर है, 10 साल का अंतर है। और काउंट करना इन 10 साल में कितने लीप ईयर आए हैं 2003 और 2013 के बीच में। सर 2004, 2008 और 2012 कितने लीप ईयर आए हैं, 3 लीप ईयर आए हैं। तो 10 साल में 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं, है ना। 2005 से लेके 2015, अब काउंट करना, अब 10 साल में कितने लीप ईयर आए, अब भी तो 10 साल का अंतर है। सर अब अगर अब हम काउंट करें तो 2005 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 2008, 2012 कितने लीप ईयर हैं, 2 लीप ईयर हैं। तो अगर हमें कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन हो, अगर हमें कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन हो, तो उन 10 साल में 3 लीप ईयर भी आ सकते हैं और उन 10 साल में 2 लीप ईयर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 10 साल में कितने लीप ईयर थे, तो आप आंसर हमेशा 2 ही दोगे। अब डिफरेंस क्या है, देखो यहां जो मैं 5 साल और 10 साल आपसे पूछ रहा हूं ना, ये कैलेंडर के पहले 10 साल है कि कैलेंडर के पहले 10 साल में कितने लीप ईयर आए। तो पहले 10 साल में 2 ही आए थे, पहले 10 साल में 3 नहीं आए थे, एक तो चौथा वर्ष और एक 8वां वर्ष। लेकिन अगर हमें कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन है, अगर हमें कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन है, तो जो उनके बीच के लीप ईयर है ना बेटा, वो हमें काउंट करने पड़ेंगे, वो हमें काउंट करने पड़ेंगे कि एक्चुअल में कितने लीप ईयर आ रहे हैं।
और काउंटिंग करना हमें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि देखो 2003 लीप ईयर नहीं है, 3 के बाद आएगा 4, अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 8 12 16 हो जाएगा बाहर। ठीक है। अच्छा सर, पहले 10 साल में 2 लीप ईयर है, ये बात हमें डायरेक्ट कैसे पता चली? देखो सीधा सा कंसेप्ट है, आप 4 से भाग दो, जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही उसमें लीप ईयर होंगे। जितनी बार 4 से भाग जाए उतने ही उसमें लीप ईयर होंगे। 4 से कितनी बार भाग गया सर? 4 एकम 4, 1 लीप ईयर। 4 से कितनी बार भाग गया? 4 दूनी 8, 2 लीप ईयर। अच्छा, पहले 15 साल में कितने लीप ईयर आए सर? 4 तिया 12, 3 लीप ईयर। 25 साल में कितने लीप ईयर आए सर? 4 छिंग 24, 6 लीप ईयर। तो जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर आते हैं। लेकिन बेटा 4 से भाग हम यहां नहीं दे सकते। अगर कोई भी 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन है तो उनका डिफरेंस निकाल के हम 4 से भाग नहीं दे सकते, क्योंकि यहां पर आंसर गलत हो सकता है। क्योंकि अगर आप 4 से भाग दोगे तो 4 से सिर्फ 2 बार भाग जाएगा, बट एक्चुअल में 3 है। तो यहां पर हमें एक्चुअल में काउंटिंग करनी होती है जब पर्टिकुलर ईयर गिवन हो। और अगर ईयर गिवन ना हो तो हम सीधा 4 से भाग दे के पता लगा लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर इन अ सेंचुरी? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर है? हाउ मेनी लीप ईयर इन अ सेंचुरी? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? अनमोल, सर की क्लास में स्पीडोमीटर नहीं है, डलवा दीजिए। भाई कोई इनको अनमोल को समझाए, या तो बेटा तुम लोग इसको पकड़ के पीटो या फिर मैं पीटूं इसको। सुबह से शाम हो गई चिल्लाते चिल्लाते, और वही क्वेश्चन आप लोग बीच बीच में आके पूछ डाल रहे हो, कैसे काम चलेगा? सर आपकी बात ही अलग है, यू आर ग्रेट। देखो, अगर हम 100 साल में 4 से भाग दें तो सर 100 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? सर 100 में 4 से भाग जाएगा 25 बार। 100 में 4 से कितनी बार भाग जाएगा? सर 100 में 4 से भाग जाएगा 25 बार। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने लीप ईयर होने चाहिए थे? सर 25 लीप ईयर होने चाहिए थे। लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अरे तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है, जो चाहिए वो होता है, नहीं होता ना। बेटा देखो, ये जो 100 साल में लीप ईयर है ना, पता है कौन कौन से लीप ईयर हैं? ये जो 100 साल में लीप ईयर आए हैं वो कौन कौन से लीप ईयर हैं पता है? पहला लीप ईयर है चौथा वर्ष, दूसरा 8वां, तीसरा 12वां, फिर 16वां, डॉट 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 92, 96 और 100। जब हम इन टोटल लीप ईयर को काउंट करेंगे ना तो ये टोटल बैठेगा 25। 1 2 3 4 डॉट 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 23 24 25, तो ये टोटल 25 है, 25 लीप ईयर है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो 100वीं वर्ष है ये एक शताब्दी वर्ष है, ये पहली शताब्दी वर्ष है बेटा, पहली 100वीं वर्ष। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी शताब्दी वर्ष आएगी तो वो लीप ईयर है या नहीं, ये किस बात पर निर्भर करेगा? सर अब हम 4 से भाग नहीं 400 से भाग देंगे, तो क्या 100वीं वर्ष में 400 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक्चुअल में जो 100वीं वर्ष है वो लीप ईयर नहीं है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो 100 साल में कितने लीप ईयर हैं? पहली शताब्दी वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर ही आए थे। पहले 100 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 24 लीप ईयर थे, क्योंकि जो 100वीं वर्ष थी वो लीप नहीं थी। बताया था ना मैंने आपसे, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा। शताब्दी के लिए हमेशा 400 से भाग करके चेक करते हैं लीप ईयर है या नहीं। चलो, अब इसी बात पे आप लोग एक छोटी सी टेबल बनाओ, ईयर्स, लीप ईयर। ये बताओ पूरे 100 साल पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर? जब पूरे 200 साल बीते कैलेंडर में तो कितने लीप ईयर आए? जब पूरे 300 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए? और जब कैलेंडर में पूरे 400 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए? जब कैलेंडर में 100 साल बीते तो कितने लीप ईयर आए? 200 साल बीतने पर कितने लीप ईयर हो गए? 300 साल बीतने पर कितने लीप ईयर हो गए? और 400 साल बीतने पर कितने लीप ईयर हो गए? सर आपसे कोई भी पढ़े, जीरो से हीरो बन जाएगा कसम से। देखो ये हमारा जो स्पेशल बैच है ना, इस स्पेशल बैच की खासियत यही है कि हम माइनस लेवल से चलते हैं टॉप लेवल तक। माइनस लेवल, जीरो भी नहीं, मैं तो माइनस लेवल से उठाता हूं बेटा क्वेश्चंस। आप लोग इतने तेज क्यों हो रहे हो आंसर देने में?
इसका मतलब आप चीजों को नोट नहीं कर रहे हो। चलिए, अगर हम 100 में 4 से भाग दें 25 बार भाग जाएगा, बट हमें पता है एक्चुअल में 24 लीप ईयर है। अच्छा, जब हम 200 में 4 से भाग दें तो भाग जाएगा 50 बार, लेकिन हमें पता है 200वीं वर्ष तक दो ऐसी सेंचुरी है जो लीप सेंचुरी नहीं है, बट इन 50 वर्ष में ये दो हमने काउंट कर ली हैं, तो हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में 48 लीप ईयर ही आए थे पहले 200 साल में। अच्छा, जब 300 साल बीते तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 75 बार भाग जाएगा, लेकिन हमें पता है 300वीं वर्ष तक 3 ऐसी सेंचुरी थी जो लीप ईयर नहीं थी, तो हमें इन तीनों को घटाना पड़ेगा और आंसर आएगा 72। और जब पहले 400 साल बीते तो 400 साल में 100 लीप ईयर आने चाहिए थे, लेकिन हमें पता है पहली 3 ऐसी सेंचुरी थी जो लीप ईयर नहीं थी, बट 400वीं वर्ष बेटा लीप ईयर है, 400वीं वर्ष लीप ईयर है, इसीलिए इसको कम नहीं करोगे। तो कितनी सेंचुरी है जो एक्स्ट्रा ऐड हो गई? 3, इसीलिए 97। तो पहले 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष आए थे, 97। तो अब आप लोग एक काम करो, इस टेबल को बेटा नोट कर लो, इस टेबल को ऐसे नोट कर लो, 100, 200, 300, 400, 24, 48, 72 और 97 ऐसे नोट कर लो। ठीक है, तो पहले 100 वर्ष में 24 लीप ईयर, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। अच्छा, लेकिन अगर आपसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर आए, फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप ईयर आए, फर्स्ट सेंचुरी मतलब ये वाली, तो सर इसमें कितने लीप ईयर थे? 24। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड सेंचुरी में कितने लीप ईयर आए, सेकंड सेंचुरी में दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर आए, तो सर ये जो दूसरी शताब्दी है ना, ये जो सेकंड सेंचुरी है इसमें भी सिर्फ 24 लीप ईयर ही आए। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड सेंचुरी में कितने लीप ईयर आए, तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी मतलब 201 से लेकर 300 तक, तो इसमें भी सर 24 लीप ईयर आए। लेकिन जो फोर्थ सेंचुरी थी 301 से लेकर 400 तक, है ना, फोर्थ सेंचुरी, चौथी शताब्दी, तो चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर आए? पूरे 25 लीप ईयर आए चौथी शताब्दी में। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप आंसर ऐसे दोगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आंसर 97 दोगे। चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर? 25 लीप ईयर। इस बात का ध्यान रखोगे। ये टोटल 400 वर्षों तक है, ये सिर्फ चौथी शताब्दी की बात हो रही है, 301 से लेके 400 तक। ठीक है, देवांशु बेटा नोट भी कर लो तुम, है ना, नोट नहीं करोगे तो तुम तो चिल्लाओगे तेज करो तेज करो, और जो बच्चे बेचारे नोट कर रहे हैं उनका क्या होगा? हाँ, सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन करो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, how many times 29th date will come in 400 years? How many times 29th date will come in 400 years? How many times 29th date, how many times 29th date will come in 400 years? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन 400 ईयर? 400 वर्षों में 29 तारीख कुल कितनी बार आएगी? मोहन, पिंटू, दीपक जाट, पुनीत, पंकज, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, सोनीस, धर्मेंद्र, हरी, संजीव, नीरज, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, सुनील, पिंटू, सभी के सभी बेटा मोबाइल सामने रखो और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ फटाफट से, सभी के सभी जल्दी से खड़े हो जाओ बेटा।
क्योंकि आप सबका आंसर है 97, और जिन जिन का आंसर 97 है वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ फटाफट से, नहीं तो बेटा मुर्गे बना दिए जाओगे। अरे बेटा यही तो दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है, और यही परेशानी हमारे साथ एग्जाम में होती है कि लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया, उत्तर कुछ और दे दिया, है ना। घर पर आकर तो खुश कि अरे सारे क्वेश्चन सॉल्व, रिजल्ट आया तो फेल। यही दिक्कत होती है कि जब लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और लिया। बेटा क्वेश्चन जो तुम जिसका आंसर दे रहे हो ना, वो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी टाइम्स 29th Feb will come in 400 years। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तुम आंसर दे रहे हो बेटा ये, लेकिन मैंने 29 फरवरी नहीं 29 तारीख पूछा था। और बेटा 29 तारीख हर महीने में आती है। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी आती, सॉरी मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, मई में भी आती है। बेटा 29 तारीख सिर्फ फरवरी में नहीं आती, 29 तारीख हर महीने में आती है, हर महीने में आती है 29 तारीख। तो यही दिक्कत है कि एग्जाम में लिखा कुछ और है, पढ़ कुछ और लिया, आंसर कुछ और दे आए। अरे यार सोनू तुम हो गए हो पागल बेटा। सर कल वाली क्लास में स्पीडोमीटर मोड नहीं है। तुम ये बताओ तुमने इतनी लेट क्लास ज्वाइन क्यों किया है? 9:30 बजे की क्लास थी और तुम कितने बजे आ रहे हो? हाँ 10:30 बजे आ रहे हो, और मुझसे ये पूछने आ रहे हो कि स्पीडोमीटर क्यों नहीं है। तुम्हें कैसे बताएं, हैं कैसे बताएं कि पिछले 1 घंटे से यही डिस्कशन चल रहा है कि स्पीडोमीटर क्यों नहीं है। रिकॉर्डेड क्लास देखना, वहां सुनना। हाँ जी, तो अब मैं आपसे कह रहा था कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अगर क्वेश्चन ये होता तो सीधा आंसर होता 97 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर होता 97 टाइम्स, क्योंकि 400 वर्षों में 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितने उसमें लीप ईयर। तो 400 वर्षों में 97 लीप ईयर, तो 97 बार 29 फरवरी आएगी। लेकिन 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 29 तारीख बेटा हर महीने में आती है। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने। फरवरी को हटा दें तो कितने बचे? 11। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है। भाई फरवरी हटा दो, फरवरी हटा दो, एक साल में 11 बार आएगी। और हमें निकालनी है 400 साल। तो 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 11 इंटू 400, 4400 बार 29 तारीख आएगी, 4400 बार। अब वो हमने फरवरी ऐड नहीं किए, हमने एक भी फरवरी ऐड नहीं किया। तो बेटा पूरे 400 साल में ऐसे कितने फरवरी थे जो 29 तारीख के बने? सर 97। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4497। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4497 बार, ना कि सिर्फ 97। तो बेटा ध्यान रखना अब आगे से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? 97 बार। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? 4497 बार, क्योंकि 29 तारीख हर महीने में आती है। हाँ जी अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने। अंशुमन, अभय, तो ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियां हैं जो एग्जाम में हमसे हो जाती हैं, लेकिन आगे से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो साहब, तो हमने इस चैप्टर में 2 कंसेप्ट क्लियर कर लिए। कौन कौन से 2 कंसेप्ट क्लियर कर लिए? हमने लीप ईयर को पहचानना सीख लिया, और हमने टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर कैलकुलेट करना सीख लिए। हमने ये सीख लिया कि कब कौन सा वर्ष लीप ईयर होता है। सर एनटीपीसी का कोई एमसीक्यू टारगेट बैच आएगा सर? करंट आरआरबी एनटीपीसी बैच की वैलिडिटी अगर एनटीपीसी पेपर तक है तो मैं इसे ज्वाइन कर लूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम। एनटीपीसी एमसीक्यू टारगेट बैच की जो वैलिडिटी है बेटा जसवीर, वो एनटीपीसी के पेपर तक ही है। डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके एनटीपीसी पेपर तक ही है वैलिडिटी। ठीक है, एमसीक्यू बैच की वैलिडिटी, तो आप परेशान ना हो बिल्कुल। हाँ जी, तो लीप ईयर पहचानने की 2 ट्रिक, हम 2 कंसेप्ट इस चैप्टर में सीख चुके हैं।
लीप ईयर को पहचानना सीख लिया हमने, और कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ। तीसरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ऑड डेज। और अगर इस कंसेप्ट को हमने सीख लिया तो ये पूरा चैप्टर हमारे लिए हलवा हो जाएगा, हलवा। बस इस कंसेप्ट को और सीख लें हम, है ना। और इस कंसेप्ट को सीखते ही एक्सपर्ट हो गए हैं सर अब तो हम रीजनिंग में, आपकी वजह से गजेंद्र, थैंक यू बेटा। इस कंसेप्ट को अगर हमने सीख लिया तो ये पूरा चैप्टर हलवा हो जाएगा। ऑड डेज क्या होता है, देखो बेसिकली जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था, भाई कैलेंडर बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल सर, कैलेंडर बनाया गया था। तो जब हमारा कैलेंडर बनाया गया था तो जो कैलेंडर का पहला दिन था, पहला दिन मतलब कुछ तो होगा, पहला दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी दिन से तो कैलेंडर की शुरुआत हुई होगी। तो जो कैलेंडर का सबसे पहला दिन था ना, वो मंडे था। हमारा कैलेंडर ना मंडे से शुरू हुआ है, सबसे पहला दिन था कैलेंडर का मंडे। अच्छा, दूसरा दिन था कैलेंडर का ट्यूसडे, तीसरा दिन था कैलेंडर का वेडनेसडे, चौथा दिन था कैलेंडर का थर्सडे, पांचवा दिन था कैलेंडर का फ्राइडे, छठा दिन था कैलेंडर का सैटरडे, सातवां दिन था कैलेंडर का संडे, आठवां दिन कैलेंडर का मंडे, नवां दिन ट्यूसडे। कहने का मतलब ये है जैसे ही ये 7 दिन बीते, कैलेंडर में फिर से वही 7 दिन रिपीट होने लग गए, फिर से वही 7 दिन रिपीट होने लग गए, है ना। तो इसीलिए जो पूरा कैलेंडर है ना, वो 7 की साइकिल पे डिपेंड करता है, 7 की साइकिल पे। यही 7 दिन जो आए थे कैलेंडर में, यही 7 दिन फिर से आने लगे, यही 7 दिन फिर से आने लगे। तो 7 की साइकिल बन गई, और इसी 7 की साइकिल को हम बोलते हैं ऑड डेज। तो रिमाइंडर ऑफ 7 लिख लो बेटा इसके अंदर, रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. Remainder of 7 is called odd days. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 is called odd days. 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यही 7 की साइकिल बन गई, ठीक है। और इसको हम क्या कहने लगे? ऑड डेज कहने लगे। अच्छा, अगर ये 7 का शेषफल है, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अगर हम दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करें तो जो भी हमारा शेषफल बचेगा, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, वही ऑड डेज कहलाएगा, ठीक है। अगर ये 7 का शेषफल है तो 7 का शेषफल क्या क्या हो सकता है? सर 7 का रिमाइंडर हो सकता है 0, क्योंकि अगर 7 से पूरा भाग चला गया तो रिमाइंडर तो 0 ही बचेगा। सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। बस ये हो सकते हैं 7 के रिमाइंडर। 7 का शेषफल ना तो कभी 7 हो सकता है, ना कभी 7 से ज्यादा हो सकता है, ना पॉइंट में हो सकता है। तो जो ऑड डेज होते हैं, विषम दिन होते हैं, वो हमेशा 0 to 6 होते हैं, क्योंकि 7 का शेषफल ना पॉइंट हो सकता है, ना 7 हो सकता है, ना 7 से ज्यादा आ सकता है। तो ये जो दिन थे ना, इन्हीं को हमने ऑड डेज मान लिया, इन्हीं को हमने ऑड डेज मान लिया। यही ऑड डेज है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं 0, 7 एकम 7 बचा कितना? 0। अगर हम 8 में 7 से भाग दें, 7 एकम 7 कितना बचेगा? 1। 9 में दें, 7 एकम 7 कितना बचेगा? 2। वेडनेसडे 10वां दिन, 7 एकम 7 कितना बचा? 3। तो यही रिपीटेशन फिर से होने लगी, ठीक है। तो 7 के रिमाइंडर को ही हम ऑड डेज कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को हम विषम दिन कहते हैं। हम संडे को ऊपर लिख सकते हैं 0। इन्हीं को हमने ऑड डेज मान लिया, ठीक है। सर अब इन ऑड डेज की हेल्प से होता क्या है, ऑड डेज की मदद से होगा क्या इस चैप्टर में? तो वो मैं आपको बताता हूं। यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट है, ऑड डेज। यही इस चैप्टर का आधार है, जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देगा। तो सबसे पहले तो हम ऑड डेज का कंसेप्ट सीखते हैं। मैं एक तरफ दिनों की कुल संख्या लिखूंगा, आप दूसरी तरफ मुझे उसमें विषम दिन बताना। टोटल डेज और ऑड डेज, दिनों की कुल संख्या और विषम दिन कितने हैं। अगर मान लो 15 दिन है हमारे पास, तो 15 दिन में कितने विषम दिन बनेंगे? सर 7 दूनी 14,
कितना बचा सर? एक बचा, तो 15 दिन में सिर्फ एक ऑड डेज होगा। ठीक है, अच्छा 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 0। तो सर 28 में 0 ऑड डे होंगे। 29, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 7 चौक 28, कितना बचा? 3। अब मान लो 365 दिन है, तो 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा 1। 366 में 7 से भाग दो तो कितना बचेगा? 2। अगर मान लो 50 वीक्स हैं और 50 वीक्स में अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? अगर हम 50 हफ्ते में 7 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? सर अगर हम 50 वीक्स को 7 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि जो वीक होता है ना, वीक वो 7 का मल्टीपल होता है। वीक होता है 7 का मल्टीपल, और 7 के मल्टीपल को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमारा, रिमाइंडर हमारा 0 ही बचता है। भाई सिंपल सी बात है, जब हम वीक होता है 7 का मल्टीपल, तो जितने भी वीक होंगे n नंबर ऑफ वीक्स, इसमें ऑड डेज हमेशा 0 होंगे, हमेशा 0 होंगे। तो बेटा ये जो है ना, ये मैंने मंथ लिखा दिए, मंथ। 28 तारीख का महीना है तो ऑड डेज होंगे 0। 29 तारीख का महीना है तो 1 ऑड डे। 30 तारीख के महीने में 2 ऑड डे। 31 तारीख के महीने में 3 ऑड डे। ये है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है। ये है लीप ईयर, एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। और ये है वीक्स, वीक्स में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। अब मैं इन ऑड डेज का आपको प्रैक्टिकली मीनिंग समझाता हूं, प्रैक्टिकली यूज क्या है इन ऑड डेज का। ठीक है, प्रैक्टिकली मीनिंग समझते हैं। इन ऑड डेज की हेल्प से होता क्या है, हम जो डेली लाइफ में कैलेंडर देखते हैं वह प्रैक्टिकली इनका यूज क्या है। देखो, टुडे इज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 23 डेज। आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज बृहस्पतिवार है तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बेटा वीक तो मंडे से ही शुरू हुआ है, कैलेंडर का पहला दिन मंडे ही था। मंडे ही से ही शुरू होता है वीक हमेशा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो बेटा 7वां दिन था। अब देखो, इन क्वेश्चंस को हम ऑड डेज की हेल्प से कितना आसान बना सकते हैं। आप कुछ मत करो, आप जितने भी दिन दे रखे हैं आप ऑड डेज निकाल लो। सर 7 या 21, कितने बचे? 2, तो 2 ऑड डे आ गए ना। अब याद रखना हमेशा, अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो निकाले गए ऑड डेज को कर दो प्लस, एंड इफ इन केस अगर आप कैलेंडर में पीछे जाते हो तो निकाले गए ऑड डेज को कर दो माइनस। अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो निकाले गए ऑड डेज को कर दो प्लस, और अगर आप कैलेंडर में पीछे जाते हो तो निकाले गए ऑड डेज को कर दो माइनस। हमें बताना है आज बृहस्पतिवार है, आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो ये जो 2 ऑड डे निकले ये थर्सडे +2 हो जाएंगे। थर्सडे +1 फ्राइडे, फ्राइडे +1 सैटरडे, तो थर्सडे +2 सैटरडे, शनिवार आ गया। यदि आज गुरुवार है तो आज के 23 दिन बाद शनिवार होगा। आज के 23 दिन बाद शनिवार होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑड डेज निकालो, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, यदि आज बृहस्पतिवार है देन व्हाट विल बी द डे बिफोर 36 डेज। तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था? तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था? आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन था?
तो ऑड डेज निकालो बेटा, 7 पंजे 35, कितना बचा 1, 7 पंजे 35, कितना बचा 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, सर हम पीछे जा रहे हैं, तो थर्सडे -1 वेडनेसडे, थर्सडे -1 वेडनेसडे, ठीक है। यदि आज गुरुवार है, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 40 वीक्स, तो 40 हफ्ते बाद कौन सा दिन आएगा? तो 40 हफ्ते बाद कौन सा दिन आएगा बेटा? 40 वीक्स में ऑड डेज होते हैं 0, थर्सडे प्लस 0 थर्सडे, थर्सडे प्लस 0 थर्सडे, क्योंकि 40 वीक्स में ऑड डेज होते हैं 0। ज्ञानेश बेटा, वीक में ऑड डेज हमेशा 0 निकलते हैं, क्योंकि वीक 7 का मल्टीपल है। जब भी आप 7 से भाग करोगे दिनों की कुल संख्या बनाकर, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा, तो 0 ऑड डे होंगे। तो बस थर्सडे प्लस 0 थर्सडे। 10 हफ्ते बाद, 20 हफ्ते बाद, 50 हफ्ते बाद वही दिन होता है जो आज का दिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी महीने 2 तारीख को सोमवार था, तो उसी महीने 31 तारीख को क्या होगा? यदि किसी महीने 2 तारीख को सोमवार था, तो उसी महीने 31 तारीख को क्या होगा? सर आपसे पढ़ने का मजा ही अलग है, यू आर ग्रेट, तुसी ग्रेट हो। यदि किसी महीने, सर क्वेश्चन 5 में -1 कैसे हो गया? अरे मेरी जान नरेंद्र, 7 से भाग किया, 7 पंजे 35, कितना बचा बेटा 1, ऑड डेज 1 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर कैलेंडर में आने वाला दिन निकालना है तो ऑड डेज जो निकलते हैं वो प्लस होते हैं, लेकिन हमें बिफोर 36 डेज, 36 दिन पुराना दिन बताना, पुराना पहला, तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दो, तो थर्सडे -1 वेडनेसडे। यदि आज गुरुवार है तो आज से 36 दिन पहले क्या है? वेडनेसडे। हाँ, यदि किसी महीने 2 तारीख को मंडे है तो 31 को क्या होगा? बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है, तो कुछ मत करो, दिनों का अंतर निकालो, 29 दिन का अंतर है, और इस 29 दिन के अंतर में ऑड डेज पता कर लो। सर 7 चौक 28, कितना बचा? 1 ऑड डे है। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 2 से 31 हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो मंडे +1 ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे। तो ये जरूरत हमें पड़ जाती है, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे आज 12 सितंबर है, और आज 12 सितंबर को क्या है? गुरुवार है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस महीने 4 तारीख को कौन सा दिन था, इस महीने 4 तारीख को कौन सा दिन था, तो आज 12 का क्या है? गुरुवार, तो 4 तारीख का दिन निकालना है, तो 12 4 में कितना अंतर है? 8 दिन का अंतर है। 8 दिन का मतलब कितने ऑड डेज? 1 ऑड डे। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो थर्सडे -1 वेडनेसडे, तो इस महीने 4 तारीख का बुधवार था। तो हम किसी भी 2 डेट के बीच का डिफरेंस निकालो, उसमें ऑड डेज निकाल लो। अब ऑड डेज को आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यदि किसी महीने 30 तारीख को शुक्रवार था, तो उसी महीने 1 तारीख को कौन सा दिन था? चलो 1 तारीख नहीं, 1 तारीख तो चलो 1 तारीख का ही बता दो। तो कितने दिन का अंतर है? सर फिर से 29 दिन का अंतर है। कितने ऑड डेज? 1। इस बार पीछे जा रहे हैं तो -1, थर्सडे आ गया, थर्सडे आ गया, ठीक है। तो हम कुछ ही सेकंड्स में किसी भी महीने, किसी भी डेट से किसी भी डेट पे जंप कर सकते हैं, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। बेटा पेन पेपर की जरूरत नहीं है 7 से भाग देने के लिए। सर ये तो दिनों का अंतर है, सर मान लो महीनों का अंतर आ गया तो क्या करेंगे? सर मान लो साल का अंतर आ गया तो क्या करेंगे? तो बेटा चाहे महीनों का अंतर हो, चाहे साल का अंतर हो, सारे क्वेश्चंस करा देंगे कुछ ही सेकंड्स में, बट उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो मेरी क्लास में आए हो, अगर रीजनिंग स्पेशल बैच ज्वाइन किया है, तो 2 चीजें अपने जहन में उतार लो। पहला, मेरे ऊपर विश्वास, दूसरा सब्र, श्रद्धा एंड सबरी। कभी भी आप साईं मंदिर जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती हैं, श्रद्धा एंड सबरी। श्रद्धा मतलब विश्वास, बिलीफ,
है ना। दूसरा श्रद्धा इन सबुरी, सबुरी मतलब सब्र, पेशेंस। तो अगर ये दो चीजें आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप गर्म तवे पे बैठे हो, नहीं नहीं सर जल्दी 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 जल्दी, तो बेटा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें होनी चाहिए बस, फिर आपका कल्याण है। ठीक है। और ये सिर्फ मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा बेटा, बिलीव एंड पेशेंस, श्रद्धा और सब्र, ये तो अपने जहन में उतार लो पूरी लाइफ के लिए। हमेशा पूरी लाइफ में खुश रहोगे आप अगर आपके अंदर दो चीजें हैं तो, वरना आप हमेशा हमेशा दुखी रहोगे जीवन में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे, गारंटी है मेरे। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज को लेकर, है ना। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं नया, तो वहां भी ये दो चीजें होनी चाहिए। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं वहां भी ये दो चीजें होनी चाहिए, है ना। मतलब लाइफ के हर हर लाइफ के हर पल ये दो चीजें हमारे साथ होनी चाहिए, तो हम बहुत आगे पहुंचेंगे। बेटा कितने दिन का अंतर है सर? 29 दिन का अंतर है। और 29 दिन में कितने और डेज बनेंगे सर? 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 1। अब क्योंकि कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं इसलिए निकालेंगे और डेज को -1, फ्राइडे -1, थर्सडे। ठीक है। अच्छा अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो अक्सर हमें परेशान करता है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो अक्सर हमें परेशान करता है। जैसे टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। टुडे इज थर्सडे, आज गुरुवार है। देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 15 डेज? तो आज के 15 दिन बाद, आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऑड डेज निकाल लो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, तो निकालेंगे ऑड डेज को प्लस कर दो, थर्सडे +1, फ्राइडे आंसर आ गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता, इफ टुडे इज थर्सडे, यदि आज गुरुवार है, देन व्हाट विल बी द देन व्हाट विल बी 15th डे? यदि आज गुरुवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा है? तो आज से 15वां दिन कौन सा है? आज से 15वां दिन कौन सा है? ठीक है, आज से 15वां दिन कौन सा है? ये दो क्वेश्चन है, ये तो हमने सीख लिया, लेकिन इसकी लैंग्वेज समझ लो। ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल ये अक्सर हमें कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। देन व्हाट विल बी 15th डे? तो आज से 15वां दिन कौन सा है? ये क्वेश्चन हमें बहुत कंफ्यूज करता है और हम इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं और कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता कि कब हम प्लस करना होता है, कब हमें वही दिन निकालना होता है। तो ये बड़ा पजल कर देता है हमें। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से 15वां दिन का मतलब ये है, आज से 15वां दिन का मतलब है आज के 14 दिन बाद। आज के 14 दिन बाद कौन सा दिन है? ठीक है, आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन है? आज से 15वां दिन का मतलब होता है आज के 14 दिन बाद। 15th डे का मतलब होता है आफ्टर 14th डे। 15th डे का मतलब होता है आफ्टर 14 डेज। ठीक है, 14 में कितने और डेज हो गए? 0, और थर्सडे +0 थर्सडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे आएगा। आज के 15 दिन बाद पूछे तो फ्राइडे आंसर, आज से 15वां दिन पूछे तो थर्सडे। क्यों? क्योंकि आज से 15वां दिन का मतलब है आज के 14 दिन बाद। तो इस कंसेप्ट का हमेशा ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना, क्योंकि हम कभी कभी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं।
ठीक है, जैसे इफ टुडे इज संडे, यदि आज रविवार है, देन व्हाट विल बी 93rd, सॉरी 93rd छोड़ो, देन व्हाट विल बी 31st डे। यदि आज रविवार है, तो आज से, यदि आज रविवार है तो आज से 31वां दिन कौन सा है? यदि आज रविवार है तो आज से 31वां दिन कौन सा है? तो बेटा आज से 31वां दिन का मतलब क्या है? इसका मीनिंग है आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद क्या है? और बेटा 31 का मतलब है 30 दिन बाद। बेटा आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन है, या आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों का मीनिंग एक ही है। आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन है या आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन है, दोनों का मीनिंग एक ही है। हाँ, लेकिन आज से 15वां दिन क्या है और आज से 15 दिन बाद क्या है, इसमें फर्क है। हालांकि ये जो लैंग्वेज है ये गलत है, ये लैंग्वेज कभी यूज नहीं हो सकती, ये लैंग्वेज कभी यूज नहीं हो सकती। हमेशा आज के 15 दिन बाद ही लैंग्वेज यूज होगी। बट अगर गलती से आ भी गई तो इसका मीनिंग यही है। हमेशा शे वर्ड यूज करते हैं जब हम ये ऐसे बोलते हैं आज से 15वां दिन, और के वर्ड यूज करते हैं आज के 15 दिन बाद। ठीक है, वैसे ये लैंग्वेज गलत है, लेकिन आ भी गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें फर्क है 15वां दिन या 15 दिन बाद का दिन, बस इतना ध्यान रखना बेटा। तो जो हम ऑड डेज निकालते हैं वो 15वें दिन 16वें दिन के लिए नहीं निकालते, वो निकालते हैं बाद के लिए। जैसे 31वां दिन पूछा है तो 31 के ऑड डेज नहीं निकलेंगे, इसका मतलब 30 दिन बाद, तो हम 30 में ऑड डेज निकालेंगे। 7 चौक 28, कितने बचे? 2, तो +2, संडे +2 ट्यूसडे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो अभी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने बाकी हैं इस चैप्टर में। अभी तो शुरुआत हुई है इस चैप्टर की, ये समझ लो बेटा। अभी तो जस्ट हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, अभी तो इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है ना। अभी तो सिर्फ हमने 15 दिन बाद 20 दिन बाद का दिन निकालने हैं। अभी तो बेटा कल की क्लास जब आप देखोगे तो आप 50 साल बाद का दिन भी ना चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ 15 दिन बाद का दिन निकाल ले हो, कल हम 50 साल बाद का भी दिन निकालेंगे, वो भी चुटकियों में। तो आज की क्लास में हमने 3 कंसेप्ट सीखे। पहला कंसेप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर, लीप ईयर को कैसे पहचानते हैं। दूसरा कंसेप्ट कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तीसरा कंसेप्ट, ऑड डेज क्या होते हैं। तो ऑड डेज कुछ नहीं है बेटा, जितने भी दिनों की संख्या हो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। अगर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो ऑड डेज प्लस, पीछे जा रहे हैं तो ऑड डेज माइनस। बस सर, हम आपके कर्जदार हैं, लव यू सो मच। चलिए, थैंक यू बेटा। तो अब आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।